Thank you. Thanks for the. So, friends, good evening and welcome to all of you. जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया था आपस में, हम लोगों ने पिछले 3 सेशन से लगातार जो स्टडीज की है वो केवल इस पे की है कि फंडामेंटल स्टॉक्स को कैसे चुना जाता है, या सॉरी फंडामेंटली किसी स्टॉक को कैसे स्टडी हम लोग करते हैं और कैसे एनालाइज करते हैं एंड कैसे कंक्लूड करते हैं कि ये स्टॉक अच्छा है या इस स्टॉक में कुछ गड़बड़ है। ठीक है, और हमें क्या इस स्टॉक को बाई करके अपने पोर्टफोलियो में डालना चाहिए या फिर हमें जो है एज इट इज कंटिन्यू करना चाहिए। ठीक है, so this is one thing which I think we have studied in deep in last 3 weeks। ठीक है, हर एक वीडियो जो है हमारा यूट्यूब पे अवेलेबल है हमारे चैनल पे, एंड किसी को वो एक रिफ्रेशर का काम करेगा जब भी वो किसी रेफरेंस के लिए जाना चाहता है तो जाए और अपने माइंड को रिफ्रेश करना चाहते हैं। सो उस तरीके से उस वीडियोस को हमने अपलोड किया है ताकि सिंपल टू अंडरस्टैंड हर एक आदमी उसको समझ सके। ठीक है, तो अब तक हमने क्या किया, अब तक हमने एक बेस सेलेक्ट किया था और वो बेस स्टडी करने के बाद एक हमारी बेसिक एजुकेशन जो होती है स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग या स्टॉक के रिगार्डिंग या किसी कंपनी के रिगार्डिंग, वो हम लोगों ने अपना रेडी कर दिया। अब फाइनली हम आ जाते हैं अपने सबसे इम्पोर्टेंट काम पे। ठीक है, कि स्टॉक का सिलेक्शन कैसे किया जाता है। तो हमारा आज का पूरा क्लास जो है वो उसी पे जाएगा एंड आई एम श्योर आप सबको ये सेशन बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। ठीक है, कि हाउ टू सेलेक्ट स्टॉक। सो जैसा मैंने आप लोगों से डिस्कस किया, हम लोगों ने फंडामेंटल्स की स्टडीज की, हम लोगों ने बुक वैल्यू देखा, प्राइस टू बुक वैल्यू देखा, हमने ईपीएस के ऊपर एक अच्छा खासा टाइम बिताया। जो हमारा मेन गेम है विच इज पीजी रेशियो, उस पर हम लोगों ने एक अच्छा खासा अपना टाइम कंट्रीब्यूट किया है। मार्केट कैप क्या होती है, पी मल्टीपल कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्रमोटर होल्डिंग्स क्या होती है और हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए प्रमोटर होल्डिंग कवर करते वक्त। ठीक है, इसके अलावा रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्ट एम्प्लॉयड क्या होता है, रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है, बिजनेस ग्रोथ क्या होता है, प्रॉफिट ग्रोथ क्या होता है किसी भी कंपनी का। तो ये सारी चीजें अभी तक हम लोगों ने डिटेल में इन डेप्थ हम लोगों ने इन सब का पिछले लास्ट 3 to 4 वीक्स में हम लोगों ने इस पे फोकस किया है और अपनी एक नॉलेज को गेन किया है यहाँ पे। नाउ हम अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था। ठीक है, कि स्टॉक कैसे चुना जाए। तो स्टॉक को चुनने का एक हमारा एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस है। ठीक है, फनल आप सब लोगों ने घर में देखा होगा कि हम कैसे फिल्टर करते हैं किसी भी चीज को, कि गंदगी बाहर हो जाए और जो प्योर चीज है वो हमारे हाथ में आए। ठीक है, सो आपको हमेशा ना टॉप टू बॉटम अप्रोच रखना पड़ता है यहाँ पे। सो टॉप टू बॉटम अप्रोच क्या बोलता है कि आप पहले तो आप कामली अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए कि आज से 15 साल बाद, 20 साल बाद ऐसे कौन से सेक्टर होंगे, ऐसी कौन सी इंडस्ट्रीज होगी जहाँ पे आपको लगता है कि एक शाइनिंग ग्रोथ नजर आ रही है। तो सबसे पहले तो आप स्टॉक तो छोड़ दीजिए, आप इंडस्ट्री या सेक्टर पे फोकस कीजिए। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए अगर मुझे लगता है कि आज से 20 साल बाद भी बैंक्स जो है वो शाइन करते रहेंगे, आईटी स्पेस जो है वो शाइन करता रहेगा, आबादी बढ़ेगी तो एफएमसीजी कंपनीज की सेल्स में बढ़ोतरी होती रहेगी, और इसी तरीके से कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का बिजनेस अच्छा बना ही रहेगा। ठीक है, डिजिटल कंपनीज आ रही हैं आजकल बहुत सारी, डिजिटल टेक, तो उनका एक शाइनिंग फ्यूचर मुझे दिखता है। जैसे अभी शुगर स्टॉक्स पे हम लोग थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे, तो हम लोग ये इमेजिन कर सकते हैं कि आगे चल के जिस तरह से गवर्नमेंट मूव कर रही है कि वो फ्यूल में इथेनॉल मिक्स कर रही है या हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ जा रही है, तो वो कौन से स्टॉक्स पे असर डाल रहा है। ईवी सेगमेंट एक है जो फ्यूचर पे मतलब जिसकी डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो ये हम बैठ के आज इमेजिन करें और एक पेन डाउन कर लें सारे फ्यूचर के सेक्टर्स कि हमें क्या क्या सेक्टर्स हमें लगते हैं जिनका बहुत ही शाइनिंग फ्यूचर है। ठीक है, आज भी है और आने वाले समय में भी रहेगा। इसके बाद हमें क्या करना है, प्रोसेस स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 आ जाता है कि उन सभी सेक्टर के आज मार्केट लीडर्स कौन से हैं या इमर्जिंग लीडर्स कौन से हैं। ठीक है, सो लेट सपोज अगर मैं एग्जांपल ले लूं तो आईटी में जैसे टीसीएस मार्केट लीडर है। ठीक है, और साथ साथ में मैं अगर देखूं तो उसमें इमर्जिंग लीडर यानी बहुत तेजी से ग्रो करने वाला प्लेयर कौन सा है आईटी स्पेस में, तो दोनों पे हमें नजर रखनी पड़ेगी।
सेम बैंक पे भी अप्लाई होता है, सेम एफएमसीजी स्टॉक्स पे भी अप्लाई होता है। ठीक है, हर जगह ये कॉमन फॉर्मूला है और ये अप्लाई हमें करना है। हमें मार्केट लीडर्स ढूंढने हैं और साथ साथ में इमर्जिंग लीडर्स ढूंढने हैं फ्यूचर के। ठीक है, इसके बाद हमें करनी है, और ये सारा जो होता है ना, ये सब डेटा पे डिपेंड होता है। हर चीज का डेटा है। मार्केट लीडर हम मार्केट कैप के हिसाब से निकाल लेते हैं, और इमर्जिंग लीडर जो है वो पिछले 5 साल या 10 साल की जो फास्टेस्ट सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ जो कंपनी कर रही है उसके बेसिस पे हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, फिर हमें करना है फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस में कुछ नहीं, जैसा मैंने आपको पुरानी स्लाइड में दिखाया था, ये सारी स्टडीज करके, आई मीन हर एक स्टॉक को जो हमने मन में फिल्टर किया है और जो डेटा के बेसिस पे जो टॉप लीडर्स हमने निकाले हैं, उन सब स्टॉक्स में हमें ये सारे पैरामीटर्स को एनालाइज करना है। तो दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल एनालिसिस। ठीक है, और अंत में आ जाता है वैल्यूएशन गेम, जो हमारा पीजी का रेशियो हम लोग जो निकालते हैं वो फ्यूचर वैल्यूएशन। ठीक है, तो ये आ जाता है पूरा का पूरा वैल्यूएशन गेम। तो इन पे जरा सा एक एक करके बारीकी से बढ़ते हैं। जैसा मैंने आप लोगों से बताया, आप लोगों को बताया, इंडस्ट्री में जैसे एफएमसीजी है, बैंकिंग है, आईटी है, ऑटो है, फार्मा है, देयर आर मेनी अदर सेक्टर्स लाइक मेटल, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेलीकॉम। ठीक है, ऑयल एंड गैस। आपको पहले तो चुन लेना है कि कौन से सेक्टर आगे भी शाइन करने जा रहे हैं और कौन से नहीं। अब ऑयल एंड गैस का मुझे फ्यूचर नजर नहीं आ रहा है आज से 15 साल बाद, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन जो होगा गाड़ियों का, वो या तो ग्रीन फ्यूल की तरफ हो जाएगा या फिर ई व्हीकल्स की तरफ हो जाएगा। तो आपको ये पहले तो सेक्टर्स की चॉइस बनानी पड़ेगी और बहुत क्लियरली पेन डाउन करना पड़ेगा, और जो बेस्ट होंगे उनको अपने पेपर पे नोट कर लेना पड़ेगा। ठीक है, जैसा मैंने आप लोगों को बताया था। सेकेंड हम लोग आ जाते हैं मार्केट लीडर। सो टॉप 3 प्लेयर्स एज पर मार्केट कैप एंड टॉप 3 फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लेयर्स। आप देखोगे कई जगह पे आपको ये दोनों चीजें सिमिलर दिखेंगी। लाइक टीसीएस ना ही केवल मार्केट कैप के हिसाब से सबसे बड़ा प्लेयर है, बट वो सबसे फास्टेस्ट ग्रो करने वाला भी प्लेयर है अपने सेक्टर का। ठीक है, तो आपको ये प्लेयर्स काफी हद तक कॉमन भी मिल जाएंगे। तो जरूरी नहीं है कि आप 3+3 6 स्टॉक्स को हर सेक्टर के एनालाइज करो, वो 3 से 4 में ही आपका पूरा सेक्टर एनालाइज हो जाएगा, 3 से 4 स्टॉक्स में। ठीक है, और हर सेक्टर में आपको सिमिलर चीजें मिलेंगी। हेवेल्स आप पकड़ लीजिए, सो वो नहीं केवल मार्केट लीडर है बट इनफैक्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट लीडर है। ठीक है, एचडीएफसी बैंक मार्केट लीडर भी है, साथ साथ में फास्टेस्ट ग्रोइंग बैंकिंग कंपनी भी है इंडिया की। ठीक है, बजाज फाइनेंस वो मार्केट लीडर भी है एनबीएफसी का, साथ साथ में फास्टेस्ट ग्रोइंग एनबीएफसी प्लेयर भी है, जिसके प्रॉफिट सबसे ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहे हैं। तो आपको ये फिल्टर करना पड़ेगा अपने पोर्टफोलियो, आई मीन अपने नोटबुक में, तब जाके आप किसी स्टॉक को निकाल पाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमें ये सारे फंडामेंटल एनालिसिस जैसा मैंने बताया था, इन सबको हमें इन सब रेशियोज को रन करना है। और रन करने के बाद हमारे पास आप देखोगे कि आपका 50% स्टॉक जो है ना, इन रेशियोज के थ्रू आप जैसे जैसे रन करते जाओगे वो वैसे वैसे बाहर होते जाएंगे, और आपके पास फिर अंत में बचेगा हाथ में बहुत ही कोर वैल्यू जो बोलते हैं, अंत के कुछ स्टॉक्स आपके हाथ में बचेंगे। हर सेक्टर के 2 या 3 स्टॉक्स आपके हाथ में बच जाएंगे। ठीक है, अब उस पर हमें रन करना है पीजी पैरामीटर विच इज फ्यूचर वैल्यूएशन। तो फ्यूचर में ये वैल्यूएशन किस हिसाब से बन रही है हमारी, अगर इसका पीजी बहुत सुंदर है फ्यूचर का, तो जाहिर सी बात है हमारा रिजल्ट जो है वो, हमारी जो प्रॉफिट ग्रोथ होगी, हमारी जो वैल्यू ग्रोथ होगी इंडिविजुअली, वो भी हमारी बहुत अच्छी रहेगी। तो ये सारे फिल्टर रन करने के बाद ही आप फाइनली एक डिसीजन पे आते हो और आप एक स्टॉक लेते हो। ठीक है, ये सब कुछ करने के बाद ही आप एक कॉमन अपना डिसीजन बनाते हैं और आप पेन डाउन करते हैं कि स्टॉक्स अब कब लेने हैं। अब आपने स्टॉक चुन लिया, आपने सब कुछ सारा फिल्टर रन कर लिया, स्टॉक चुन लिया, अब आ जाती है केवल एक चीज रह जाती है, वो है कि कब हम उसमें एंट्री लें, विच इज एट व्हाट प्राइस पॉइंट उसमें एंटर करना चाहिए। ठीक है, तो पहली बात तो मैं यहाँ पे बता दूं आपको कि अगर आपने एक अच्छा हीरा चुन लिया है, ठीक है, तो उसमें एंट्री की कोई सीमा नहीं होती। आप कभी भी उसमें एंट्री ले सकते हो। लेकिन एक कॉशियस इन्वेस्टर क्या करता है कि थोड़ी सी एंट्री तो तुरंत ले लेता है, एटलीस्ट उसकी वैल्यूएशन आ जाती है, और फ्यूचर में धीरे धीरे अपनी एंट्री इंक्रीज करता है उस पर। तो अगर मान लीजिए मार्केट करेक्ट होती है तो उसको एवरेज डाउन करता है, मार्केट बढ़ती है तो भी उसको एवरेज अप करता है। तो दोनों साइड में एवरेजिंग चलती है उस आदमी की। ठीक है, एवरेजिंग हमेशा बोथ साइड्स होती है, नीचे की तरफ भी और ऊपर की तरफ भी। तो नहीं तो हमारा 250 वाला बजाज फाइनेंस हम कभी 1900 पे ले नहीं पाते, और ना ही कभी हम 4000 पे ले पाते। सिमिलरली 500 वाला हेवेल्स हम लोग कभी 1000 पे ले नहीं पाते।
तो ऊपर भी हम लोग एंट्री से एवरेज करते हैं और नीचे भी हम लोग एंट्री पे एवरेज करते हैं, ठीक है। सो ये एवरेजिंग जो है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है हमारे, क्योंकि हमने डिसाइड कर लिया है कि ये स्टॉक है, इसके साथ हमें बने रहना है, इसकी फ्यूचर की वैल्यू बहुत अच्छी निकल के आ रही है। अभी हमें जो प्राइस पॉइंट पे मिले, चाहे अच्छे पे मिले, बुरे पे मिले या फेयर प्राइस पे मिले, हमें इस पे लेना है। एक स्मार्ट इन्वेस्टर ऐसे चलता है। कुछ कॉशियस इन्वेस्टर होते हैं, वो क्या करते हैं, वो शांति से अपना फंड जमा करके बैठ जाते हैं, जो कि हम लोग अब करने लग गए हैं, ठीक है। हम लोग एक एवरेज पोर्टफोलियो बनाने के बाद हम लोग अब हर महीने फिक्स पैसा नहीं डाल रहे हैं, हम पैसे को जमा कर रहे हैं। और जब मार्केट में एक बड़ी करेक्शन आती है तब हम अपने उन्हीं चुने हुए स्टॉक्स में इस फंड को यूज करते हुए उसको एवरेजिंग कर देते हैं, जो अभी हम लोगों ने रिसेंट फॉल में किया। एंड लकीली हम सब लोगों ने देखा कि हम लोग राइट बॉटम प्रेडिक्ट कर पाए और सही बॉटम पे हम लोगों ने एंट्री ली, और अच्छा खासा फंड हम लोगों ने वहां पे इन्फ्यूज किया, और आज वो हमें रिटर्न के रूप में अच्छा बेनिफिट दे रहा है, ठीक है। मैंने थोड़ा सा देरी कर दी ये चैनल और ये चीजें चालू करने में, एल्स अगर कोविड के फॉल पे हम लोग इसे कंटिन्यू करते तो आज हर एक आदमी बहुत ही अच्छी वैल्यू से पैसा बना रहा होता। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जैसे इस कॉल पे राहुल भी है, हम लोग तो बहुत पुराने इन्वेस्टर्स हैं और काफी लंबे समय से एक साथ जुड़े भी रहे हैं और मार्केट से भी जुड़े रहे हैं। तो हम लोगों ने कोविड के फॉल में बहुत अच्छा कैपिटल इन्फ्यूज किया था, और उसका हमें रिटर्न आज भी देखने को मिलता है। जब एक बार मेरे से अंकुश ने बोला था, सर आप बताइए मुझे, आपने पॉलीकैप कितने पे लिया था, मतलब मैंने 1000 रुपये पे लिया था, तब 2600 का चल रहा था मेरे ख्याल से, आजकल भी उसी के आसपास है। मैंने बोला था मैंने 1000 रुपये में लिया था मैंने, और तो वो हैरान हो गया। मैंने उसको फिर स्क्रीनशॉट खींच के भेज दिया अपने पोर्टफोलियो में पॉलीकैप की एवरेज प्राइस का, तो बोला कि आपकी तो प्राइस बहुत नीचे है। बोला तो हम लोगों ने ये स्टॉक्स बहुत पहले आइडेंटिफाई कर लिए थे, लोग अब जाके उसके पीछे दौड़ रहे हैं। तो अगर आप नजर रखेंगे तो आपको ये सब स्टॉक्स ऐसे मिलेंगे इस तरह के वैल्यूएशन पे, ठीक है। या इवन जो अभी जुड़े हैं पिछले 2-3 महीने में, लाइक रूपाली मैडम है, या इन लोगों ने कुछ ऐसे स्टॉक्स पे पैसा लगाया है जो 2 या 3 महीने में ही 60%, 70% तक का रिटर्न दे चुके हैं, ठीक है। और मैं उनको बोल रहा हूँ कि उस पर बस 2 गुना 3 गुना अपना प्रॉफिट निकालो, बुक करो, पोर्टफोलियो में अच्छे स्टॉक्स में लगाओ, और फिर वापस रोटेशन के लिए दूसरा स्टॉक चुनो। तो इस तरीके से भी हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। पीजी एनालिसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर राइट वैल्यूएशन पे स्टॉक को आप पिक कर पाते हो तो, ठीक है। नाउ ये एक जनरल ज्ञान है, ये ऑलमोस्ट एक मिडिल मैन इन्वेस्टर के पास होगा, जो मैं आप लोगों को अभी तक बताया मैंने। बट एक चीज हम लोग क्या करते हैं वो है गलती, मिस्टेक्स, जो जो कि जनरली हर कॉमन इन्वेस्टर करता है। और वो मिस्टेक्स क्या है, अगर हमें शायद वो पता हो तो शायद हम लोग वैसी गलतियां ना कर पाए, ठीक है। सो लेट मी कम टू द मिस्टेक्स। तो सबसे पहली मिस्टेक हमारी ये होती है कि हम लोगों को अपना गोल ही नहीं पता होता है। किसी को पूछो कि स्टॉक मार्केट में क्यों आए हो, तो बोलता है पैसा बनाना है। पैसा क्यों बनाना है, पैसा कितना पैसा बनाना है, उसका कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। क्या उसके लिए फेयर रिटर्न होगा, उसका कोई आइडिया नहीं है। भाई मैं आज अगर कोई मुझसे पूछे कि राकेश आपने पैसा क्यों लगाया हुआ है स्टॉक मार्केट में, बोलूंगा यार देखो मेरे पास जो फंड है, मैं उसे पीएफ पीपीएफ जैसे स्कीम में डालूंगा, 10-12% मिलेगा। 10-12 तो बहुत ज्यादा निकल गया मुझसे, सॉरी 8% मिलेगा। मैं उसका गोल्ड लूंगा तो 8 से 10% का रिटर्न देगा। मैं उसको एफडी में करूंगा तो उसका रिटर्न भी 5-6% पे हो गया है, वो भी टैक्सेबल है, ठीक है। अगर मैं उसको कहीं प्रॉपर्टी में डालूंगा तो 7-8 साल में मेरा पैसा डबल करेगी मेरी प्रॉपर्टी। अगर मान लीजिए मैं उस पैसे को कहीं और भी लगाता हूँ, लाइक एनपीएस, सोशल सिक्योरिटी स्कीम, तो वही 8 से 9% का आता है। एलआईसी में जाऊंगा तो 10% का या 9% का रिटर्न मेरे को मिलता है, ठीक है। इससे ज्यादा कोई रिटर्न नहीं देता है मार्केट में। तो मैं एक ऐसा क्लास ढूंढ रहा था जो मुझे इन सबको बीट करते हुए कुछ अच्छा रिटर्न दे जाए। तो अब अगर मान लीजिए मुझे एवरेज मार्केट के अदर इन्वेस्टमेंट कैटेगरीज अगर 10% का रिटर्न दे रही हैं, 8 से 10% का, और स्टॉक मार्केट मुझे 15% का रिटर्न दे रहा है, तो मेरी उम्मीद फिर स्टॉक मार्केट से इतना है कि स्टॉक मार्केट मेरे को 15% का रिटर्न दे दे, मैं खुश हूँ उससे। तो ये मेरा गोल है कि 15% का रिटर्न पोर्टफोलियो पे बैठना चाहिए, ठीक है। मैं उससे बहुत खुश रहूंगा, क्योंकि मैं इतना जानता हूं कि कोई सरकारी नौकरी वाला 10%, 9% के रेट से पीपीएफ अपना जमा करते रहता है, रिटायर होता है तो एक लमसम बहुत अच्छा उसको पैसा मिलता है, जिससे प्यार से अपनी रिटायरमेंट काटता है 60 साल बाद हो।
ठीक है। उसी तरीके से मैं तो 15% वाले पे लगा रहा हूँ बेट। ठीक है, मुझे 60 साल तक शायद वेट भी ना करना पड़े, मैं 40 साल 45 साल पे अपना रिटायरमेंट अर्ली डिक्लेयर करके शांति से एक छोटा मोटा काम लेके बैठ जाऊंगा, मेरे को कोई जॉब करने की जरूरत नहीं है। तो आपका जो गोल है वो बहुत क्लियर होना चाहिए कि आप पैसा लगा क्यों रहे हैं मार्केट में। कुछ लोग का होता है कि मुझे अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए लेना है, कुछ लोग का होता है मुझे बाहर कहीं टूर जाना है, आज से 10 साल बाद कोई वर्ल्ड टूर पे निकलना है तो उसके लिए पैसा लगाना है, कुछ लोग का होता है मुझे घर बनाना है अपना खुद का, उसके लिए वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है। तो अपने गोल्स को क्लियर करो पहले तो आप। कुछ लोग के मल्टीपल गोल्स भी होते हैं कि बच्चों की पढ़ाई भी करनी है, घर भी बनाना है, टूर पे भी जाना है और रिटायरमेंट भी करनी है। तो फिर पोर्टफोलियो हम लोग ऐसा डेकोरेट करते हैं उसका। ठीक है। तो तो मेरा ये कहने का मतलब था कि आपके मन में बहुत क्लियर होना चाहिए कि आप किस गोल को लेकर ड्राइव कर रहे हो अपना पोर्टफोलियो। ठीक है, सब गोल जहां जितना क्लियर होगा उतना अच्छा रहेगा। दूसरी गलती हमसे सबसे बड़ी क्या होती है वो है लुकिंग इनटू अदर्स रिटर्न। ठीक है। अब जैसे हम लोग ग्रुप में रहते हैं, हमने खुद अपना ये ग्रुप बनाया हुआ है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का। ठीक है, व्हाट्सएप पे। उसमें आपको दिखेगा कि अभी जस्ट आए हैं सत्येंद्र भाई और सही टाइम पर आए हैं। ठीक है। तो आपको आपको उसमें नजर आएगा कि हर दिन आपको एक स्क्रीनशॉट मिलता है कुछ लोगों से। ठीक है। वो बताते हैं कि मेरा ये स्टॉक आज 5% भागा, ये 8% भागा, ये 13% भागा। बस वहीं पे आपका एकदम डिमोटिवेशन आ जाता है और आप बोलते हो यार मैं गलत कर रहा हूँ कुछ, मेरे को काश वैसा रिटर्न क्यों नहीं मिलता। ठीक है। तो मेरे मेरा पोर्टफोलियो जो है 1% या 1.5% या आधा परसेंट या कभी कभी नेगेटिव में भी चला जाता है। ठीक है। बाकियों के पोर्टफोलियो के स्टॉक जो है 4-4 8-8% भागते हैं। ठीक है। तो ये एक सबसे बड़ी भूल है ये आप कर रहे हो। आपने वो कहानी सुनी है मेरे ख्याल से जो मेट्रोज में जिसने भी ड्राइविंग की होगी उसने इसको बहुत अच्छे से एहसास किया होगा। ड्राइविंग की होगी या इवन पीछे भी बैठे होंगे तो आप एक लेन पकड़ के चलते हो। ठीक है। आप अगर राइट लेन में रहते हो तो आपको लगता है आपके आपसे जो लेफ्ट लेन में है वो गाड़ी बहुत तेज चला रहा है, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आप अगर उसके लेन में जाते हो तो आपको लगता है नहीं यार मैं जिस लेन में था वही लेन ज्यादा सही थी, वो ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा है। ठीक है। तो अंत में कुछ नहीं होता, वो इधर उधर करते रहता है और पहुंचता अपने समय से ही है जितना उसको पहुंचना है। और कई बार हो सकता है वो अपने गलत डिसीजन की वजह से कोई बड़े लेन में फंस भी जाए। ठीक है। बच्चे हैं हमारे, छोटे छोटे बच्चे हैं सबके, या फैमिलीज में हैं, अगर आप खुद बैचलर हो तो फैमिलीज में बच्चे होंगे। ठीक है। आपने देखा होगा कि माँ बाप प्रेशर डालते हैं उसके ऊपर। क्यों प्रेशर डालते हैं? क्योंकि बाप तो बड़ा खुश है या माँ तो बड़ी खुश है कि मेरा बेटा जो है आज 70% या 80% मार्क्स लेकर आया, लेकिन तभी एक पड़ोसी दस्तक देता है, अरे कितने परसेंटेज आया आपके बच्चे के? 80%, वाह अच्छी बात है। नहीं मेरे बेटे ने थोड़ी ज्यादा मेहनत की थी, उसको 90% मार्क्स आ गए। बस यहाँ पे आपका जो है ना वो इंफीरियरिटी वाला जो कॉम्प्लेक्स है वो मन में आ गया कि सामने वाले को 90% आए, ऐसा क्या है जो वो लोग कर रहे हैं जो मैं अपने बच्चे के ऊपर नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। अरे बाबा आप अपने ऊपर पहले देख लीजिए आपके क्या थे स्कोर। ठीक है। आपका स्कोर क्या था? टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं बहुत ओपन रहता हूँ, अगर मेरे को 12th स्टैंडर्ड में 73% मार्क्स लाए थे, मेरा बेटा जो है मेरे बराबर भी पहुंच जाए मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं उसको 90% की रेस में दौड़ा के गधा नहीं बनाने वाला। ठीक है। मैं जानता हूँ आज मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ, कल होके वो भी अपनी लाइफ में खुश हो जाएगा। ठीक है। सब आपको ये जो है ना दूसरों के अंदर ताग्या करना, ये जो चीज है इसको छोड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं ऐसे लोगों की हमेशा रेस्पेक्ट करता हूँ जो अपने गोल से सेटिस्फाइड होते हैं कि हाँ भाई मेरा ये गोल है और मैं इस गोल की तरफ सही तरीके से धीरे धीरे करके बढ़ रहा हूँ। अब हम लोग साल का 15% या 20% का रिटर्न चेज कर रहे हैं तो आपको महीने में क्या मिलेगा? 1 या 1.5% का रिवॉर्ड मिलेगा एट मैक्स। इससे ज्यादा रिवॉर्ड नहीं मिलने वाला है। अब मैं दिन का 8% कोई दिखा रहा है तो मैं क्यों विचलित हूँ उससे? मैं उससे क्यों परेशान हो रहा हूँ? उसकी उम्मीद शायद ज्यादा होगी, मेरी उम्मीद नहीं है उतनी, मेरी उम्मीद 20% की ही है, तो मैं अपनी उम्मीद से खुश रहूं। ये कंट्रोल अगर आपने अपने ऊपर ले लिया आई थिंक तो आप समझ लीजिए आधे से ज्यादा बड़ी जंग जो है वो जीत गए। ठीक है। दूसरा होता है नो सेल्फ स्टडी। हम बैठे हुए न्यूज चैनल चला रहे हैं, गुड बाई देखते रहते हैं, वीडियो बोलते हैं अनिल सिंह साहब ने स्टॉक दिया है। ठीक है। तो हम बैठे हुए हैं और क्या बोलते हैं न्यूज चला रहे हैं और तभी एक दोस्त का फोन आया, अरे क्या न्यूज देखता रहता है, मैंने ये स्टॉक में फोन लगाया था, सॉरी मैंने इस स्टॉक में पैसा लगाया था और ये स्टॉक मेरा देखो रातों रात इतना भाग गया।
बस आपने अपना मोबाइल उठाया, स्टॉक चुना, उसके 10 क्वांटिटी खरीदे और डाल ली अपने झोले में। कोई स्टडी नहीं की, कोई वैल्यूएशन का आपने एनालिसिस नहीं किया, कोई आपने फंडामेंटल तरीका उसका पढ़ा या नहीं पढ़ा, मैं नहीं जानता। ठीक है, तो आपने सीधा आंख बंद किए, पैसा लगाया और छोड़ दिया। तो मत करिए। आपको अगर मैं भी आज आके बोल दूं ना ये फला स्टॉक ले लो, आप अपने लेवल पे जरूर उसको एनालाइज कीजिए। नहीं तो आप अगर नहीं करेंगे तो मैं आपको 100% बता रहा हूँ, आप लोग फंसोगे। आपकी खुद की स्टडी इतनी तगड़ी होनी चाहिए कि जब आप स्टॉक बाई करें तो पूरे कन्विक्शन के साथ बाई करें। ठीक है, किसी के बोलने पे बाई मत कीजिए। और चौथा, मैंने जैसा सिमिलर पॉइंट है, न्यूज बेस्ड या टिप्स बेस्ड बाइंग। न्यूज चैनल चल रहा है, न्यूज चैनल पे एक आए एनालिस्ट के नाम से, नीचे टैग लगा हुआ है, ऊपर बैच लगा हुआ है उनके, और बोलते हैं हमें लगता है इसकी स्टॉक की ही रेटिंग हो गई है, पता नहीं कौन कौन सा कप हैंडल पैटर्न तोड़ दिया है स्टॉक ने। ठीक है, और स्टॉक तो अभी एकदम तेजी दिखाएगा और आने वाले 10 दिन के अंदर में स्टॉक कुछ नए लेवल पे आके खड़ा हो जाएगा। बस आ गया ग्रीड, ग्रीड आ गया आपके मन में, यानी कि लालच आ गया आपके मन में। आपने क्या किया, पैसा अपना किसी एक अटके हुए स्टॉक से या कोई अच्छे स्टॉक्स का आपने निकाल दिया, आपने पैसा उसमें लगा दिया जो उन्होंने बोला। शायद सही हो भी जाए, हो सकता है कि शायद अब अपना पैसा लूज भी कर जाए। तो ये है ग्रीड। ठीक है, तो ये ग्रीड के चक्कर में काफी लोग फंसे हैं। आप कहीं पे भी पूछ लीजिएगा, लॉन्ग टर्म मतलब जो पिछले 1.5-2 साल से लगातार न्यूज चैनल्स को, मीडिया को, टिप्स को फॉलो कर रहे हैं, उन लोगों का पैसा नेट टू नेट नेगेटिव ही रहा है। ठीक है, आपको 6 स्टॉक सुनने को मिलेंगे, 6 में से 2 दौड़ेंगे और 4 जो है आपका पूरा पैसा रिटर्न जो है वो खा जाएंगे। और ये रहता है, ये होता है कई लोगों के साथ। लेकिन सामने वाला जब कोई टिप देता है या जब कोई मीडिया चैनल जो है जब कोई स्टॉक के बारे में आपको इनपुट प्रोवाइड करता है, तो वो मीडिया चैनल अपनी गलतियों को नहीं दिखाता। वो खाली अपने अच्छे अच्छे स्टॉक्स जो होते हैं, उनके चैनल पे दिन भर में 50 से ज्यादा स्टॉक्स आते हैं, वो अंत में 10 पकड़ के बोलते हैं ये हमने दिया था और ये फला से फला हो गया, ये इसका दर है। तो इसको थोड़ा सा समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है आपको। इनफैक्ट न्यूज बेस्ड बाइंग करना इज वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक जो एक आम कॉमन इन्वेस्टर कर रहा है अपनी लाइफ में। ठीक है, अब आ जाते हैं लैक ऑफ पेशेंस। सो सबसे पहली मतलब बात है लैक ऑफ पेशेंस, यानी कि हमने पैसा लगा दिया, अब हमें इंतजार नहीं हो रहा। अब मैंने एकदम बहुत सही परफेक्ट कार्टून चुना है उसमें, जो मैंने एनिमेशन डाला हुआ है वहां पे। अब देखो कि एक बच्ची है, वो बैठी हुई है, उसने एक पौधा लगाया है, अब उसको पेशेंस सब्र नहीं हो रहा कि वो पौधा बड़ा कब होगा और उसको फल कब देगा। अब ऐसे देखते रहने से वो बड़ा नहीं होगा। ठीक है, उसको ऐसे देखते रहने से वो कभी बड़ा नहीं होने वाला, वो अपने टाइम के हिसाब से ही बड़ा होगा। तो रोज 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 जो पोर्टफोलियो उठा के देखते हैं और अपनी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, उनके लिए तो मैं बोलूंगा कि मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं चाहिए उनको। फिर वो ट्रेडिंग करें, उनको बैठ के जो ट्रेडिंग करना है, उनके लिए गेम ही दूसरी है। स्टॉक मार्केट्स में उनके लिए भी बहुत अच्छे गेम है, पैसा कमाने के बहुत रास्ते होते हैं। ठीक है, बट ऐसे बैठ जाए कोई अगर मुंह लगा के सामने पेड़ के पौधे के सामने, तो पॉसिबल नहीं है। आपने स्टॉक लिया और डेली डेली आप उसका रिटर्न देखे जा रहे हो, देखते जा रहे हो, देखते जा रहे हो, नहीं चलेगा। आई थिंक एक ये मार्केट जो है वो केवल ऊपर ऊपर नहीं जाता है, मार्केट ऊपर भी जाता है, मार्केट नीचे भी आती है। आपको बस काम है शांति से पेशेंस के साथ उसको होल्ड करके रखना। अगर आपने बाई किया है कन्विक्शन के साथ, सब अपनी पूरी स्टडी करके, उसको होल्ड कीजिए। बेचने का बस एक ही कारण होना चाहिए कि उसके मैनेजमेंट में कुछ दागदार चीज आ गई सामने, तो आप बिल्कुल उस स्टॉक को एक सेकंड के लिए होल्ड मत कीजिए। जिस दाम पे बेचे, प्रॉफिट हो रहा हो प्रॉफिट, लॉस हो रहा हो लॉस, निकाल के साइड हो जाइए। एक बार दामन पे दाग लग गया तो इसका मतलब समझ लीजिए कि मैनेजमेंट के ऊपर क्वेश्चन उठ गए। ठीक है, एक बार मुझसे पूछा था अभी कुछ दिनों पहले ग्रुप पे किसी ने कि एचडीएफसी की एक बात तो माननी पड़ेगी, उन्होंने इतनी बड़ी न्यूज को एक सीक्रेसी बना के रखा, किसी को लीक नहीं होने दिया। आपको मैं इंटरनल बात बता देता हूँ। फ्राइडे को मार्केट बंद हुआ, सैटरडे और संडे ये 2 दिन थे, पूरे मैनेजमेंट ने बैठ के, क्योंकि स्टॉक मार्केट बंद रहता है, पूरे मैनेजमेंट ने बैठ के ये 2 दिन में पूरा ड्राफ्टिंग किया है, पब्लिकेशंस की है, प्रिंटिंग की है अपने इस न्यूज की, और जाके मंडे को मार्केट ओपनिंग से पहले ये न्यूज पब्लिश की है मॉर्निंग आवर्स में।
किसी को कान कोई खबर नहीं थी, केवल टॉप ब्रास जो था मैनेजमेंट का उसको पता था, और एक बार भी लीक नहीं हुई है खबर कहीं पे। इसे बोलते हैं क्वालिटी मैनेजमेंट। आप समझिए कि मैनेजमेंट जो होती है वो कितना मायने रखती है किसी भी चीज की, ठीक है। सो वही एक रीजन होना चाहिए आपके पास स्टॉक को सेल करने का, जब किसी के मैनेजमेंट पे सवाल उठ जाए या कंपनी अपना विजन बदल दे। लेट सपोज मैंने इस कंपनी में दाव लगाया था ये सोच के कि ये एफएमसीजी का बहुत अच्छा प्लेयर है, तभी पता चला कि आईटीसी जैसी कंपनी जो कि मेरे विजन में भी है कि ये इसका एफएमसीजी कल के दिन में बहुत बड़ा हो सकता है, अचानक से अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करती है, एफएमसीजी का अपना पूरा बिजनेस एचयूएल को बेच देती है और बोलते हैं कि नहीं वी आर हैप्पी विद सिगरेट्स। मैं उस स्टॉक को रखूंगा ही नहीं, मेरा कोई मतलब ही नहीं है। मैं उसे एक एफएमसीजी प्लेयर मान के उसमें पैसा लगा के बैठा हूँ, ये मान के बैठा हूँ कि 50% प्रॉफिट आने वाले 5 सालों के अंदर में आईटीसी का केवल एफएमसीजी ब्रांड से आएगा। अब अगर वो अपनी कोर स्ट्रेटेजी को ही चेंज कर देगा तो फिर मैं उसमें पैसा क्यों लगाऊं। तो ये एक दो यही कारण ऐसे होने चाहिए जब आप अपने स्टॉक को सेल करते हैं। पहला, मैनेजमेंट पे दाग उठ जाए। दूसरा, कंपनी अगर अपना विजन बदल दे। नहीं तो आप शांति से पेशेंटली होल्ड करो, यही आपके लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी है। यू नो व्हाई वॉरेन बफे वर सो सक्सेसफुल, ठीक है। वॉरेन बफे इतना सक्सेसफुल इसलिए था क्योंकि ये अप्स एंड डाउन्स हमने जो देखा ये तब तक कुछ भी नहीं है। ऐसे बहुत बड़े पैमाने के अप्स एंड डाउन्स उन्होंने 7 या 8 बार अपनी लाइफ में देख लिए हैं। बट ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि दुनिया कोक पीना नहीं छोड़ेगी, दुनिया पे लाइफ का इंश्योरेंस कराना नहीं छोड़ेगी। इंडिया में तो अभी भी नहीं आई है वो मैच्योरिटी, बट दुनिया अपने लाइफ का इंश्योरेंस कराना नहीं छोड़ेगी और कोक पीना भी नहीं छोड़ेगी। ही वॉज सो कन्विंस्ड विद दिस आइडिया कि उन्होंने अपना पैसा बाहर नहीं निकाला, पूरा पूरा टिके रहे, मजबूती के साथ बने रहे। और आज देखो बर्कशायर रहते हुए एक शेयर कोई रख लेता है तो हम बोलते हैं कि वो बहुत शाही खानदान से बिलोंग करता है, ठीक है। सो ये कन्विक्शन थी। उसको कई बार चिढ़ाया गया, माइक्रोसॉफ्ट ने आके चिढ़ाया, बिल गेट्स ने आके कई बार ऑफर दिया उनको, गूगल ने आके कई बार ऑफर दिया हमारे इन्वेस्टमेंट में आइए, हमारे स्टॉक्स में आइए। मतलब जो बिजनेस मुझे समझता ही नहीं है मैं उसमें क्यों घुसूं। जो बिजनेस मुझे समझ में आ रहा है, जहाँ पे ग्रोथ मुझे दिख रही है, वर्ल्ड की डिमांड मुझे दिख रही है, पॉपुलेशन मुझे दिख रही है, मैं उस बिजनेस में शांति से बना हुआ हूँ। तो आपको ये पेशेंट जो है ना, ये बहुत बड़ा गेम प्ले करता है यहाँ पे, ठीक है। तो एक पॉइंट मैं जो यहाँ कवर नहीं कर पाया इस स्लाइड में, जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था, वो ये था कि आप जिस दिन पैसा लगाते हैं इक्विटी मार्केट में, स्टॉक्स में, आपको ये मान के चलना है कि ये मार्केट जो है ये एक वोलेटाइल मार्केट है। वोलेटाइल में केवल ऊपर का कर्व नहीं आता है, नीचे के कर्व भी आते हैं, ठीक है। तो आपने अगर आज 100 रुपया लगाया तो कल के दिन में उसकी वैल्यू 50 मान लीजिएगा, आप मान लीजिएगा 50% तो आपका लॉस ही हो गया, ठीक है। ये एक सिंपल गणित मैं आपको दे रहा हूँ, अगर मान लीजिए इससे पेशेंस नहीं होता है और फिर उस लॉस के ऊपर उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करते रहिएगा, आपको एक ज्यादा अच्छी क्लैरिटी मिलेगी। ऐसा होता नहीं है लेकिन आप इतना मान के चलिएगा, और पैसा वही डालिएगा जिसकी आपको जरूरत ना हो, एटलीस्ट आने वाले 10 से 12 साल तक। वो पैसा आप डालोगे तो मेरे ख्याल से ये दो तरीके से आप सही तरीके से आगे बढ़ पाओगे। तो एक दूसरे का से कंपेयर मत करिए, वो अपनी जगह पे खुश है, आप अपनी जगह पे खुश रहिए। आपको ये पेशेंस लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो गोल ड्रिवन, सेल्फ फोकस्ड, फंडामेंटल स्टडी करके पेशेंस के साथ जो स्टॉक होल्ड करता है वही इंसान एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर कहलाता है, और वही इंसान एक्चुअली में वेल्थ बना पाता है, एक्चुअली में वेल्थ बना पाता है। नहीं तो कोई नहीं जानता था कि इन्फोसिस के जो मालिक है उसका जो ड्राइवर है गाड़ी का, वो आज कम से कम 150-200 करोड़ रुपए के शेयर्स अपने पास से रखे हुए हैं। किसको पता था, किसको पता था कि वो ऐसा इतना बड़ा रईस आदमी हो जाएगा। कुछ नहीं, उसने बोला मालिक की वफादारी चल रही है, फ्री में शेयर मिले हुए हैं मुझे सैलरी के साथ साथ, ईसॉप में रखे हुए पड़े हुए। वो आज से नहीं 30 साल 35 साल से होल्ड कर रहा है बंदा। होता गया मल्टीप्लायर इफेक्ट उस पर, हो गया वो आज करोड़पति, लेकिन फिर भी ड्राइविंग कर रहा है, बोलता है मेरे को जरूरत नहीं है इस पैसे की, वैसे ही फ्री में मिला था मुझे एम्प्लॉय के तौर पे। तो ये चीज आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो यही एक शॉर्ट एनालिसिस था, स्टॉक्स कैसे हम लोग चुने, किन चीजों को स्टडी करें और किन गलतियों को अवॉइड करें। तो आज का पूरा क्लास जो था ये